व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में। और मैं हमेशा इन स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हो जाता हूँ जब जब मार्केट में क्रैश आता है या जब मार्केट में करेक्शन आता है। ये वो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। हम वो स्टॉक्स हैं जो निफ्टी में हैवी वेट्स हैं। निफ्टी के हैवी वेट्स मतलब कि निफ्टी में बहुत ज़्यादा इनका तवज्जो है, उनकी ज़्यादा पूछताछ है, इनकी ज़्यादा पूछ है निफ्टी में। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें निफ्टी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अगर ये स्टॉक भागेंगे तो निफ्टी भी भागेगा। इनफैक्ट जो अब मैं आज स्टॉक बात करने वाला हूँ इसको तो रखा जाता है एज अ हेजिंग टूल। इंपॉर्टेंट बात क्यों हेजिंग टूल रखा जाता है, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जो गिरता नहीं है ज़्यादा। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो वो है, इसकी जो क्या कहते हैं, इसका जो बिजनेस मॉडल है वो इतनी जल्दी फेल नहीं हो सकता। इतनी बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कराता है कि आपको चाहिए ही पड़ेगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, बसर करने के लिए आपको इसका सामान खरीदना ही पड़ेगा। तो मार्केट में जितना भी करेक्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल आप नहाना नहीं छोड़ेंगे तो आपको साबुन तो खरीदना ही खरीदना है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप नहाना ही छोड़ देंगे। जितनी भी करेक्शन आ जाए, इतनी गरीबी आ जाए, जितनी प्रॉब्लम आ जाए इकोनॉमी में, तो ऐसा एक स्टॉक है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आज हम उस बारे में बात करेंगे। और ये निफ्टी का भी पार्ट है। ये स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर से, और एफएमसीजी सेक्टर का एक लीडिंग स्टॉक है ये। और ये एक्चुअली निफ्टी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम इस बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि जब भी निफ्टी में करेक्शन आती है तो ऐसे स्टॉक बहुत ही ल्यूक्रेटिव हो जाते हैं। आपको इसमें ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स आपको उस टाइम पे क्रेजी वैल्यूएशन में मिल सकते हैं। और आज हम ये समझने कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक राइट टाइम टू एंट्री है कि नहीं है, राइट? तो स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। भाई इससे मैं हमेशा खरीदता हूँ जब जब ये नीचे गिरने लगता है और जब नीचे आता है, क्योंकि ये जो ऐसा स्टॉक है इसका ROE बहुत बढ़िया है। मतलब कि इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न और ग्रोथ, पहले ही मैं बता देता हूँ ये चीज़, हालांकि हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। पर इसका ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये होता है कि ये भाई इसका जो माल है वो बिकता ही बिकता है। बस जब भी करेक्शन आता है मार्केट में तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर डोलने लगता है, भागता नहीं आगे, थोड़ा बहुत नीचे करेक्ट कर जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है। पर ये बहुत ही वाइडली यूज स्टॉक है, हर बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आपको मिलेगा। ज़्यादातर लोग अपने पोर्टफोलियो के हेज करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि उनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ना गिरे। अगर आपका ये इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं जब भी क्रैश आएगा मार्केट में। बाकी जो आपकी छोटी कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं, रेड आपका पोर्टफोलियो कर देते हैं। उसकी वजह से आपको डर लगता है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकली यू फील बैड। तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा इसको खरीदते हैं। और इसलिए ये निफ्टी 50 का बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, निफ्टी में करेक्शन आता है, तो ये उसको बचाता है और उसको ये सपोर्ट करता है, जिससे कि निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरे। तो मुझे लगता है कि इसलिए आपके पोर्टफोलियो में ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में भी इसकी बाइंग की गई है। पर अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर होता है तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मैं इसमें बेसिकली स्विंग ट्रेड करता हूँ। जब भी मार्केट नीचे गिरता है, बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है और ये मुझे क्रेजी मतलब अच्छे वैल्यूएशन में मिलने लगता है, तो मैं इसको खरीदने लगता हूँ। थोड़ा और गिरता है तो थोड़ा और खरीद लेता हूँ। एक सर्टेन अमाउंट के बाद मैं इसको नहीं खरीदता, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा बहुत रिटर्न देता है तो मैं इसको बेच के निकल जाता हूँ। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा भागेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट कैप है इसका। तो अभी बात करने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे अब फैक्ट्स के बारे में, डेटा के बारे में थोड़ा बहुत, कि भाई इसका जो मार्केट कैप है वो है 5,83,000 करोड़ की कंपनी है। मार्केट कैप 5,83,000 करोड़ की कंपनी है ये। और इसका प्राइस जो राइट नाउ जो ट्रेड कर रहा है वो 2300 के आसपास है। पी रेशियो इसका 53.4 है, यानी कि 53.4 एक बड़ा मोटा पी रेशियो है, अच्छा खासा एफएमसीजी सेक्टर में। पर एफएमसीजी सेक्टर में एक्चुअली देखा गया है पी रेशियो थोड़ा सा बड़ा ही रहता है, क्योंकि इसकी ये बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो उसकी वजह से इसका पी रेशियो जो है आप दरकिनार कर सकते हो, मुझे लगता है। पर अगर नीचे गिरेगा तो और अच्छे क्रेडिट वैल्यूएशन आपको मिलेगा, पर हो सकता है आपको ना मिले इससे भी नीचे, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा गिरता नहीं है। ये स्टेबल हो जाता है जब जब मार्केट में करेक्शन आती है। जब जब ऊपर भागता है तो ये बहुत तेज भागता भी नहीं, पर धीरे धीरे आपको थोड़े कंसिस्टेंट छोटे बहुत रिटर्न देता रहता है, राइट? बुक वैल्यू उसकी 216 है, पर डिविडेंड यील्ड है 1.8%। मतलब कि डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक डिविडेंड बांटता है, बढ़िया। अब देखा जाए ROE यहाँ आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। ये कंपनी में ग्रोथ ठीक ठाक है। ROC है 27%, जो कि बहुत बढ़िया है इस कंपनी के लिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये कि क्या ROC बढ़ता जाएगा और ये क्या स्टॉक इतना अच्छा ग्रोथ है इसके बाद, तो क्या ये हमें आगे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ये लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए?
मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए अच्छा है। ये मेरा ओपिनियन है, आपको कुछ और हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता मुझे लगता है क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट कैप है ऑलरेडी इसने पूरे मार्केट को कब्जा कर रखा है। अब ये कितना मार्केट और कब्जा करेगा? जब मार्केट में एक्सपेंशन होता है किसी चीज़ का, जब मार्केट में बड़ा मार्केट दिख रहा होता है तुम्हें कि अभी ये टैप करना है या अनटैप है ये, तो ये ऑलरेडी टैप कर चुका है मतलब इतने बड़े मार्केट को। एफएमसीजी में प्लेयर जो है वो लीडिंग प्लेयर यही है, और उसके बाद छोटी मोटी कंपनी है मारिको और ये सारी चीज़ें। पर एफएमसीजी का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा प्रोवाइड प्रोडक्ट जो है वो यही करता है। इनफैक्ट मैं अभी वैसलीन बॉडी लोशन रखा हुआ है मेरे पास और वो भी इसी का प्रोडक्ट है। तो आप इससे समझो कि बहुत बड़ा मार्केट कैप है, इसलिए बहुत लंबे समय के लिए आई एम नॉट वेरी बुलिश कि मैं बहुत लंबे समय के लिए इसको होल्ड करूं। बट मैं जब जब इसमें करेक्शन आएगा और जब इसमें नीचे आता है तो मैं थोड़ी सी पोजीशन में बनाना शुरू करता हूं। अब देखा जाए क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक तो हेजिंग के लिए प्रोवाइड करता है, मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि नीचे बहुत ज़्यादा नहीं गिरता। और दूसरी बात ये, जब जब ये मार्केट में करेक्शन या ख़त्म होगी या जब भी बुल फेस आएगा तो ये ठीक ठाक से रिटर्न देके आपको निकल जाएगा, तो ये अपने आप वहाँ अपने वैल्यूएशन पे वापस आ जाएगा। अच्छा, इसका हाई गया था 3,000 रुपये। 3,000 रुपये से ये अब 2,300 रुपये पे है, तकरीबन 700 रुपये डाउन है अपना हाई से। अच्छा, इसका सबसे अच्छी बात है प्रो जो है वो डेट फ्री कंपनी है, कर जा रही है भाई साहब। और दूसरी बात ये है कि इसका डिविडेंड पे आउट अच्छा है, जो मैंने ऑलरेडी पहले बात करी। 92 पॉइंट समथिंग का डिविडेंड, 92% का डिविडेंड इसको ऑलरेडी ये प्रोवाइड करता है। अच्छा, स्टॉक है 10.8 टाइम्स द बुक वैल्यू, मतलब कि थोड़ा सा तो महंगा स्टॉक है ये ऑलरेडी। बट एफएमसीजी सेक्टर में आपको स्टॉक जो है वो थोड़े से महंगे वैल्यूएशन से मिलेंगे, स्पेशली आफ्टर इतना मार्केट कैप के बाद इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा महंगा मिलेगा आपको। अगर आप यहाँ से इसको एक्वायर करना शुरू करते हैं तो ठीक है, अगर आप वेट कर सकते हो और अगर आप और सस्ता मिलता है तो नथिंग लाइक इट, आप इसको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में एक्वायर करना स्टार्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी आपको आप वही तो सही तो वही होगा जो आप डिसाइड करेंगे आपके लिए। अच्छा, सेल्स इसकी जो है बहुत ही बढ़िया रही है, 9.5% इन 5 ईयर्स। नहीं, आई थिंक प्रो दिस इज़ अ नहीं, ये इसका कौन है, इसका ये कौन्स में देखा जाए तो दो चीज़ें मुझे सही नहीं लग रही थोड़ी सी। एक तो 10.8 टाइम्स बुक वैल्यू, थोड़ा सा अभी भी महंगा रहेगा ये। और इसकी जो सेल्स है वो 9.5% इन 5 ईयर्स, मतलब कि सेल्स पिछले 5 साल में थोड़ी सी हल्की हुई है, यानी कि थोड़ा सा जो एफएमसीजी सेक्टर में मंदी चल रही है। पर आपको क्या लगता है, एफएमसीजी सेक्टर में हमेशा मंदी चलती ही रहेगी? मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय तक टिक पाएगी मंदी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा समय तक मंदी चलती रहेगी तो जो हमारा आरबीआई है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनको या हमारी सरकार है, कुछ ना कुछ उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इस मंदी को पुश करने के लिए और दोबारा खरीदारी लाने के लिए। मे बी इंटरेस्ट रेट कम करेगा बैंक, मे बी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगा जिससे मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा, पैसा का कैश फ्लो हो और लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आए खर्च करने के लिए। जब पैसा ज़्यादा आएगा दोबारा लोग ज़्यादा करना स्टार्ट करेंगे और एफएमसीजी सेक्टर में आपको दोबारा एक अच्छी खासी बढ़त दिखाई देगी। तो मुझे लगता है ये मंदी चल रही है पहले 5 साल से, पर ये इसका कहीं ना कहीं अंत होगा। और अगर इसका मंदी चल रही है तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि बेयर मार्केट इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। ये बहुत ही सही मौका होता है जब आपको अपनी पोजीशन बनानी चाहिए मंदी के समय। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका जो है वो देखो आप तब भी बढ़ा हुआ है, 2021 से 3,200 से 24 में 3,700 हो गया। 500 रुपये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 500 रुपये कह रहा हूँ, 530 ये करोड़ में होते फिगर्स, 3,000 करोड़। तो अब आप ये देखो कि इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तब भी बढ़ा है, मंदी चल रही है, सेल्स लो है, तब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कंपनी तो प्रॉफिट तब भी कर रही है, मतलब इतने बुरे वक्त में जब इकोनॉमी स्लो है, जब कंजप्शन स्लो है, तब भी कंपनी ठीक ठाक से अपना रिटर्न निकाल रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी में फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमी जैसी सही होगी, इट विल बी अ गुड, आपको एक ठीक ठाक सा रिटर्न देने की ये क्षमता रखता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार और समझ लेते हैं। इसका आखिरी चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ उसके ऊपर, प्रोमोटर की होल्डिंग 61% और 21 में और 24 में भी 21, मतलब कि अभी 21 और 24 से मतलब अभी तक कंसिस्टेंट रही है प्रोमोटर की होल्डिंग 61% की। अच्छी खासी प्रोमोटर की होल्डिंग है, अपने पास उनके पास कब्जा है, स्टॉक के ऊपर पूरा होल्ड है। तो और अपना इसका मतलब ये भी है, अगर प्रोमोटर होल्डिंग कम नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट दिखा रही है कंपनी अपने स्टॉक्स पर, अपने ब्रांड पर। तो आपको भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि अगर कंपनी अपने ट्रस्ट दिखा रही है तो आप भी उस कंपनी का हिस्सा हो। जब भी आप शेयर खरीदते हो तो आप उस हिसाब से ट्रस्ट अपना मेंटेन कर सकते हो।
अच्छा देखा जाए तो एफआईआईज जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें से ज़रूर थोड़ा सा उन्होंने पोजीशन हल्की कर ली है, 14 से 12%। एफआईआईज का थोड़ा सा ये देखा गया कि उनका रुझान ऊपर नीचे होता रहता है। इनफैक्ट ये भी है ना कि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है हमारे इंडियन मार्केट में, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एफआईआईज निकल के गए हैं बाहर। बट एफआईआईज ऊपर नीचे करते रहते हैं, अपना पोर्टफोलियो अपना चर्निंग अपने पोर्टफोलियो की करते रहते हैं। उन्हें लग रहा होगा कि इंडिया में ग्रोथ नहीं आ रही है या पिछले 5 साल में थोड़ा सा एफएमसीजी सेक्टर में ग्रोथ नहीं है, तो थोड़ा सा उन्होंने पोजीशन अपनी हल्की की हो। पर मुझे लगता है कि यही मौका होता है और एफआईआईज के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल गई होगी, किसी और मार्केट में मिल गई होगी, किसी और कंट्री में मिल गई होगी। पर अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में हैं तो आपके लिए तो जीना यहाँ मरना यहाँ। और आगे चलते हैं डीआईआईज जो है वो उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। जहाँ एफआईआईज ने 2% कम करी है तो डीआईआईज ने 4% बढ़ाई है, 10 से 14% पहुँच गए एफआईआईज। दैट मीन्स कि उनको जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो यहाँ रहते हैं इंडिया में, उनको पूरा भरोसा है कि नहीं भाई इंडिया में दोबारा बाइंग आएगी और ये बहुत ही अच्छा मौका है ज़्यादा स्टॉक एक्वायर करने का। पब्लिक का देखो तो पब्लिक का भी परसेंटेज जो है वो 12 से थोड़ा सा 11.1 हुआ है, मतलब कि हल्का सा थोड़ा सा कम हुआ है। पर ये अच्छी बात है, जब आप ये समझो कि पब्लिक के पास जब स्टॉक्स कम होते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, क्योंकि मोस्टली लोग यही किया जाता है कि आप देखोगे तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पब्लिक के हाथ से शेयर ले लेते हैं गिरा गिरा के, क्योंकि पब्लिक को इतना डरा दिया जाता है। पब्लिक की हमारी होल्डिंग जो होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो होता है, छोटा मोटा पोर्टफोलियो होता है, थोड़ा बहुत लाल दिखता है तो हम बाहर निकल आते हैं कि अरे यार लॉस हो रहा है हमें तो। और वो इतना डराया जाता है, इतना ज़्यादा इसमें सर्किट लगाए जाएंगे, इसमें इतना नीचे गिराया जाएगा धीरे धीरे करके कि आपको लगेगा कि अरे यार निकल जाते हैं स्टॉक से। और जब निकल जाएंगे तभी वो स्टॉक में बढ़त आएगी, क्योंकि उनको एक्वायर करना होता है तो उसको लगातार सेल करते हैं। और सेल करते तो हमारे एज अ रिटेल इन्वेस्टर के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती कि वो उसको इतने बुरे वक्त में या गिरते वक्त में भी उसको अपने हाथ पोर्टफोलियो में रख सकें। तो ये है पूरी कहानी हिंदुस्तान यूनिलीवर की। आई होप आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर से थोड़ा बहुत आइडिया हो। मैं इसमें बेसिकली स्विंग ट्रेड करता हूँ, जब भी ऐसे मौका मिलते हैं तो मैं इसमें बाइंग स्टार्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसमें करी है थोड़ी सी बाइंग, मैंने ऑलमोस्ट इसमें ठीक ठाक सा माल खरीदा है, और जब और गिरेगा तो थोड़े थोड़े एवरी डिप पे मैं थोड़ा थोड़ा और बाय करता जाऊँगा। जब मुझे मौका मिलेगा ऊपर अपसाइड पे बुल मार्केट में मैं उसको बेच के निकल भी जाऊँगा। तो ये भी आप कर सकते हो और ये अच्छी एक सेफ स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर निफ्टी 50 का पार्ट है, तो आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि निफ्टी 50 का पार्ट है तो ज़ीरो नहीं होगा, और निफ्टी 50 में इसका मोटा वेटेज है तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वहाँ भी मिलता है इसमें। पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करें, मैं सिर्फ आपको अपना व्यू पॉइंट बता सकता हूँ, बाकी आप अपना व्यू पॉइंट खुद सोच समझ के फिर अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट स्टॉक नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।